दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बस मेरे कुछ सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। सवाल पहला है, अब क्यों बोली मैडम कमिश्नर? अब क्यों बोली? यह 2011 वाली बात, उनको रिटायर्ड होके भी बहुत दिन हो गए होंगे। अब क्यों बोली? 23 में, लगभग 12 साल बाद, एक तप हो जाने के बाद अब क्यों बोली मैडम कमिश्नर? मैडम कमिश्नर के बोलने के बाद भी एक बहुत बड़ा चांस अपने हाथ में होते हुए भी क्यों चुप है पृथ्वीराज चौहान? यह भी एक सवाल है, क्यों चुप है पृथ्वीराज चौहान? और मेरा तीसरा सवाल है, क्या यह सब कुछ बोलना और मामला अजीत पवार तक सीमित है या जाएगा शरद पवार तक? चलो पहेलियां कम कर देते हैं, सीधा मुद्दे की तरफ रुख कर देते हैं। साल है 1989। 89 के साल में क्यों दिया गया था एक भूखंड जो पुणे में बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक जमीन आवंटित की गई थी पुलिस महकमे को उनके कर्मचारियों का घर बनाने के लिए। 1989 से लेके बाद के लगभग 20 साल इस पर कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल के करीब कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब 11 में सिर्फ विवाद हुआ, 20 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2010 में, मतलब इसके 10, 20 और 21 साल के बाद एक मामला सामने आया और यह मामला था कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट अपने घर नहीं बना सकता है तो यह जमीन किसी और को डेवलपमेंट करने के लिए दी जाए। तब चुनी गई एक कंपनी और उस कंपनी का नाम था इवरशाइन कंस्ट्रक्शन। अब ये इवरशाइन कंस्ट्रक्शन एक सब कंपनी थी और इसकी मुख्य कंपनी थी डीबी रियलिटी। इस डीबी रियलिटी को सब कंपनी इवरशाइन को काम दिया गया। काम क्या था कि यह एरवाड़ा की इसी जमीन को डेवलप करे, वहां पुलिस थाना बनवाए, घर बनवाए, ऑफिस बनवाए और भी कुछ बनवाए, उनके काम की चीज भी बनवाए, बेचे, पैसे कमाए। ये वाला मामला था। अब ये जो डीबी रियलिटी कंपनी है उसके मालिक थे शाहिद बलवा। बहुत सारे लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि शाहिद बलवा 2G स्कैम के एक आरोपी है और साथ ही साथ इनकी सारी संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी। अब देखिए, 2011 वाली बात मैं आपको बता रहा हूं। तब ना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, ना ईडी काम करती थी। ऐसा नहीं था ना, अब ईडी आजकल काम कर रही है, ऐसा नहीं है ना। ईडी तब भी ईडी काम करती थी, आज भी ईडी काम करती है। तब ईडी ने 2G स्कैम के घोटाले में शाहिद बलवा के प्रॉपर्टी को जब्त किया था। 2G स्कैम में शामिल, वैसे कई घोटालों में शामिल लोगों को बड़े बड़े काम दिए गए हैं। कोयला घोटाले की भी बात हम करते हैं तो वही सामने आता जाता है। संयोगवश देख लीजिए, मैं एक न्यूज़पेपर का कटिंग आपको दिखा रहा हूं। देखा आपने, उसका नाम सुनकर ही 2G स्कैम के बाद आपको याद आएगा कोयला स्कैम। बस एक संयोग वाली बात मैं आपको बताता हूं। और जमीन के मामले में भी यही संयोग बार बार दिखता है। ये मुकुंद ट्रस्ट वाली भी एक बात थी। अब के सांसद श्रीनिवास पाटिल तब के कलेक्टर थे, मुकुंद ट्रस्ट को जमीन दी गई थी, कैसे दी गई थी, ये वाला मामला भी बड़े चर्चा में है। और तब जाके इनको जमीन देने के लिए राज्य सरकार प्रयत्न कर रही थी। मतलब पुणे के उस वक्त के भी गार्डियन मिनिस्टर अजीत पवार यही प्रयत्न कर रहे थे कि जमीन प्राइवेट बिल्डर को दे दी जाए। अब क्यों, क्या फायदा था, किसका फायदा था, ये सारी बातें सामने निकल आएगी। लेकिन उसी दौरान 13 सितंबर 2011 को एक मीटिंग हो रही थी और वो मीटिंग हो रही थी मुंबई स्थित मंत्रालय के 6ठे मंजिल पर। उस मीटिंग में कौन कौन था? उस मीटिंग में थे उस वक्त के गृह मंत्री आर पाटिल,
उस वक्त के गृह सचिव उमेश चंद्र सरंगी, उस वक्त के विभागीय आयुक्त डिविजनल कमिश्नर दिलीप कुमार बंड और उस वक्त की पूना की कमिश्नर मीरा बोरवणकर, और साथ में और एक व्यक्ति था, एपीआई वजीर शेख। इसी वजीर ने यह सारा मामला सामने लाया है। जितना मीरा बोरवणकर को क्रेडिट देना चाहिए, जितना पेपर को क्रेडिट देना चाहिए, उतना ही वजीर शेख को भी क्रेडिट देना चाहिए कि ये बलवा जो है, शाहिद बलवा, इसकी कैसी जब्ती हो चुकी है, ईडी इसके खिलाफ क्या क्या कर रही है, ये 2G स्कैम में कैसे है, ये सारी जानकारी जुटाकर यही वजीर शेख उस वक्त के पुलिस अधिकारी मंत्रियों को दे रहे थे। और 2011 की बैठक में एक निर्णय हुआ कि यह जमीन पुलिस अधिकारियों के, कर्मचारियों के निवास स्थान के लिए दी जाए, इसको ना किसी बिल्डर को दिया जाए। अब बिल्डर को दिए जाने के लिए उस वक्त के गार्डियन मिनिस्टर अजीत दादा पवार, जिनको दादा कहा जाता है, जिसका उल्लेख मिनिस्टर दादा ऐसे किया है मीरा बोरवणकर ने, तो वही दादा प्रेशर डाल रहे थे कि यह जमीन दे दी जाए। 70 करोड़ उस वक्त उसकी कीमत आकी गई थी 12-13 साल पहले, और 1 करोड़ पुलिस डिपार्टमेंट के अकाउंट में भी जमा कर दिए गए थे, ऐसा भी कहा जाता है। ये मामला खत्म हो गया था 11-12 में ही, बिल्कुल खत्म हो गया था। जमीन नहीं देनी है, यह निर्णय भी हो गया था। उसी वक्त के दौरान पवार बड़े गुस्साए थे उस वक्त के पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, इनके धोरण को लकवा मार दिया है ऐसा भी कह रहे थे, और बीच में ही सरकार उनकी गिरा दी गई थी। तो ये सारा मामला मालूम होते हुए भी आज महाविकास आघाड़ी के संबंधों को निभाते हुए क्यों चुप है पृथ्वीराज चौहान? यह भी एक सवाल है जो मैंने शुरुआत में ही पूछा था। और दूसरा सवाल मन में बार बार आता है, 2011 में जो मामला निपट गया था, आज उसी जगह पर, उसी स्थान पर पुलिस की घरों के निर्माण का कार्य तेजी पर है। जब ये पूरा मामला खत्म हो गया था, तो मीरा बोरवणकर अचानक से किताब लिखकर मंत्री दादा का उल्लेख अपनी किताब में क्यों करती है? क्या यह टाइमिंग है? यह टाइमिंग ऐसा है कि अजीत पवार को फिर से एक बार रूठने मनाने के चक्कर में पुणे का गार्डियन मिनिस्टर बना दिया गया है, और आने वाले चुनाव में अजीत पवार के सामने बड़ी अड़चनें पैदा हो? क्या इसीलिए यह हुआ है? टाइम इसीलिए यह किया गया है? सवाल तो कई आते हैं दोस्तों, कई आते हैं। क्या अजीत पवार ये खुद के लिए कर रहे थे या और किसी के लिए कर रहे थे? ये और कोई जो होगा, यह अदृश्य शक्ति, कहीं हाथ होते हैं, कहीं शक्ति होती है। ये अदृश्य शक्ति कहीं शरद पवार तो नहीं है। अब कोले को किसको अंगूर खट्टे कहते हैं, हमारे मराठी में उसको कोला कहते हैं, उसको अंगूर खट्टे कहा जाता है। तो ऐसे अंगूर खट्टे वाली बात तो नहीं है। अब मिलेगा तो नहीं, मिला तो नहीं, तो बदनाम कर दो अजीत पवार को ही, कहीं ऐसी तो बात नहीं है। ऐसे कई मामले मैंने देखे हैं, कई मामले मैंने देखे हैं। मतलब जब वो अपनी बैंक वाला मामला सामने आया था, शिखर बैंक वाला, महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक वाला मामला सामने आया था, जैसे ही उसके ऊपर चौकसी शुरू हुई, तुरंत शरद पवार को क्लीन चिट मिल गई। मतलब आज चौकसी शुरू, कल बैठे, परसों क्लीन चिट। यह भी हुआ है। कैसे मिल जाती है क्लीन चिट शरद पवार को हर एक मामले में? और अटके कौन? शरद पवार के लोग ही अटके। अगर ऐसे अटकते रहेंगे, ये वाला मामला वो पुणे के नजदीक जो सिटी बनी है, उसका वाला लवासा सिटी, उसका वाला मामला, देखिए कोर्ट ने भी हाथ टेक दिए। कोर्ट ने भी कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, इतने दिन गुजर गए हैं, इतनी रजिस्ट्रियां हो चुकी है कि अब कुछ हो नहीं सकता। सारे रंगों में रंग कर भी शरद पवार कुछ अपना अलग रंग दिखाते हैं। यह मामला भी ऐसे कुछ है क्या? इसके लिए अजीत पवार को भी सामने आना चाहिए, खुलासा किए बिना। मतलब सिर्फ खुलासा नहीं, सिर्फ मैं नहीं इसमें, ऐसी वाली बात नहीं, तो कौन है इसमें, यह भी अजीत पवार जी को सामने आकर बोलना पड़ेगा।
अपेक्षा करता हूं 3 सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। क्यों चुप है पृथ्वीराज चौहान? क्यों चुप है अजीत पवार? क्या शरद पवार को आज भी बचा रहे हैं? और मीरा बोरवनकर मैडम कमिश्नर अब क्यों यह मुद्दा उठा रही है? आप भी कहीं जवाब मिल जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।